और आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर का विधायक पद से इस्तीफा हो गया है। मनोहर लाल खट्टर का करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा हुआ है। नायब सिंह सैनी के लिए करनाल विधानसभा सीट को खाली किया है मनोहर लाल खट्टर ने। जो जिम्मेदारी मिलेगी अब उसे पूरा करूंगा, कहा मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और करनाल सीट उन्होंने खाली कर दी है। कहा जा रहा है कि ये सीट नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के लिए मनोहर लाल खट्टर ने खाली की है। ये कहा जा रहा है कि अब खट्टर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनेंगे हरियाणा से बीजेपी के लिए। हालांकि उनकी तरफ से अभी फिलहाल यही कहा गया है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी अब उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए बताया जा रहा है कि करनाल की सीट खाली की गई है हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। मनोहर लाल खट्टर को अब केंद्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने खुद ये कहा है कि वो पार्टी की तरफ से दी जाने वाली हर नई जिम्मेदारी को अब उठाने के लिए तैयार हैं। करनाल से विधायक थे मनोहर लाल खट्टर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो पटना से आई है। पटना में सिविल कोर्ट में एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रांसफार्मर फटने से एक वकील की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं बताया जा रहा है। हादसे के बाद वकीलों ने हंगामा किया है, मुआवजे की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ट्रांसफार्मर फटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद वकीलों ने हंगामा किया, नारेबाजी की है, मुआवजे की मांग की जा रही है। दरअसल ट्रांसफार्मर फटने की वजह से पटना के सिविल कोर्ट में ये बड़ा हादसा हुआ और उस वक्त वहां ट्रांसफार्मर के पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चिंताजनक है और काफ़ी लोग डरे हुए हैं, पूरे अधिवक्तागण डरे हुए हैं। यहाँ पर बैठने की ठीक से व्यवस्था तक नहीं है। वकील बहुत सारे हैं लेकिन जैसे तैसे लोग बैठ रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। हर एक न्याय कहीं बैठ के किया जा सकता है। आज जो घटना हुई है ये काफ़ी स्तब्ध कर देने वाली है, लोगों को डरा देने वाली है। और ये आंखों के सामने, अधिवक्ताओं के सामने कोई आदमी जिंदा जल गया है ना। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है आप लोग को? अभी तक कोई सूचना नहीं आई है लेकिन अभी तक जो है कि इसको लेके जाया जा रहा है, जिसका वकील जो है ना जो है के चक्कर में है ना। और लेकिन हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा कम से कम 50 लाख रुपया दे ताकि उनकी भरण पोषण हो सके। और सीधे रुख करते हैं पटना का, जहां हमारे साथ मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार। रुपेश, अदालतों में किस तरह की हालत है उसको बयां करती है एक घटना की ट्रांसफार्मर फटा, उसके आसपास लोग मौजूद थे और एक वकील जिंदा जल गए, उनकी मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्या मांग की जा रही है वकीलों द्वारा और किस तरह और क्यों ये हादसा हुआ? क्या मेंटेनेंस नहीं किया गया था? प्रशासन और वकीलों के बीच धक्का मुक्की। आप सुमायरा ये देखिए, प्रशासन को कैसे यहाँ से मजिस्ट्रेट आए थे, पुलिस की टीम को धक्के मारकर यहाँ से अधिवक्ताओं ने बाहर निकाल दिया है। ये हंगामे की स्थिति। यहाँ से ये देखिए, ये जो सुरक्षा जांच के लिए यहाँ पर इसको पलट दिया गया। मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए थे डेड बॉडी लेकर जाने के लिए, लेकिन अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। सामने देखिए, अगर आप गेट से आपको दिखलाएं, पूरा हंगामा बरपा हुआ है। 2 साथियों की इनकी मौत हो चुकी है। एक देवेंद्र प्रसाद जो अधिवक्ता, उनकी मौत, और उनके मुंशी एक जितेंद्र कुमार, उनकी भी अभी सूचना आ रही है पीएमसीएच से कि उनके मुंशी की मौत हो चुकी है। प्रशासन की टीम को बाहर अधिवक्ताओं ने खदेड़ दिया है। ये जो जिप्सी यहाँ पे लगी हुई है, इस जिप्सी में आप देखिए सुमायरा, यहाँ पर ये जो शव है देवेंद्र प्रसाद जो अधिवक्ता हैं उनका शव, हालांकि बहुत ये दिखलाना बहुत उचित नहीं होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सेंसर करके मैं दिखलाने की कोशिश करता हूं। और इसे यहां से जाने नहीं दे रहा अधिवक्ता की मांग है कि इनको 1 करोड़ रुपये मुआवजे दिए जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और कल से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन किस तरीके से काम होता है आप देखिए, किन हालातों में। यहाँ ट्रांसफार्मर है, ये सामने देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होता है और उसका सारा तेल यहाँ पर जो अधिवक्ता नीचे यहाँ पर बैठकर, और ये अधिवक्ता देखिए ऐसी ये छड़ी देखिए, पैरालिटिक थे देवेंद्र प्रसाद जिनकी मौत हुई है, वो पैरालिटिक व्यक्ति थे और यहाँ पर उनकी छड़ी पड़ी रह गई। बैग जल गया है, वाटर बोतल जल गया है और उनके कागजात जो केस के फाइल्स हैं वो तक जल गए हैं। और आसपास जितने अधिवक्ता काम करते हैं वो भी बुरी तरह झुलस गए हैं। एक जितेंद्र कुमार नाम के इनके मुंशी थे, उनकी भी मौत हो गई है। हालांकि समझा जा सकता है वकीलों का जो ये गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, ये कुछ हद तक स्वाभाविक है। और रह रहकर मुर्दाबाद। प्रशासन की टीम यहाँ पर, ये देखिए जिप्सी, लेकिन मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में
प्रशासन जितने पुलिस फोर्स लेकर आई थी सबको बाहर खदेड़ दिया गया है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। लेकिन अभी रुपेश, क्या बात करने की कोशिश की जा रही है? अभी मौजूद है मजिस्ट्रेट वहां पर, उन्हें कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया? नहीं, देखिए बिल्कुल मजिस्ट्रेट बाहर चले गए हैं। मार के भगाया, दलाली कर रहा था, दलाली कर रहा था कि 4 लाख रुपया में लाश दीजिए, तो बेहुदा के मार के भगाया गया, बात खत्म। नहीं, माइंड योर लैंग्वेज। ये बताइए कि क्या आप लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग है 50 लाख रुपया दे, इनके परिवार को, बेटा या पत्नी को नौकरी मिले। और क्या, ये 4 घंटा से लाश पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुव्यवस्था के शिकार हम लोग बने। उनकी टीम को आपने मारकर भगा दिया यहाँ से, परिसर से मारकर नहीं भगा। देखिए गलत बात मत कीजिए। नहीं, आप ही ने कहा कि हम लोगों ने मत कीजिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, प्रेस। चलिए, मैंने भगा दिया है। लैंग्वेज आप तोड़ रहे हैं, भगा दिया, मार के नहीं भगा। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी के मामले में आ रही है। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फर्जी लाइसेंस मामले में यह बड़ा फैसला आया है। 36 साल पुराना यह केस है, लेकिन इस मामले में फर्जी दस्तखत किए गए थे अधिकारियों के फर्जी दस्तखत कर लाइसेंस हासिल किया गया था मुख्तार अंसारी द्वारा। माफिया मुख्तार अंसारी को अब बड़ी सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि फर्जी लाइसेंस का मामला था, 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन आजीवन कारावास, क्योंकि फर्जी दस्तखत किए गए थे, आला अधिकारियों के फर्जी दस्तखत किए गए थे, यानी इसे अपने आप में एक अलग तरह का गंभीर मामला माना गया। देखिए, आर्म्स एक्ट के तहत, आर्म्स एक्ट के अलावा 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचने का भी इसमें दोषी उन्हें माना गया। साथ ही जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के डीएम और एसपी, ये जो मामला है 1987 का है, इन दोनों के फर्जी सिग्नेचर किए और लाइसेंस ले लिया। 1990 में सीबीसीआईडी ने इस केस की जांच शुरू की, मुकदमा दर्ज कर 36 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। अब जाकर इस मामले में दोषी हुए और अभी जाकर कुछ देर पहले सजा सुनाई गई है। और साधारण केस है, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, 2 लाख का जुर्माना माना गया है। यानी 2 नाली बंदूक लेने के मामले में फर्जी तरीके से इस तरीके की सजा अपने आप में असाधारण है कि उनको उम्र कैद की मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। 8वां मामला है जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई गई है और पिछले 2005 से, यानी साल 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में है। इन दिनों वो बांदा की जेल में बंद है। तो बांदा की जेल में बंद है, लेकिन असाधारण इस मामले को माना गया और इस वजह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभी फिलहाल मुख्तार अंसारी कहां पर है? देखिए, मुख्तार अंसारी तो अभी बांदा की जेल में है। हमने कहा कि 2005 से लगातार वो जेल की शिक्षों में, कभी बांदा जेल में, कभी आगरा जेल में। आपको याद होगा कि पंजाब के जेल में भी था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज भी जुड़ा, वो कल भी जुड़ा था। आज जब ये हो गया कि कितनी सज़ा दी जानी है, तो उसके आखिरी बार उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार को जोड़ा गया। उसने अपनी कहा कि हम दोषी नहीं हैं, लेकिन अदालत ने माना कि जिस तरीके से उसने बड़े अंदाज, मनमाने तरीके से, जिस तरीके से मनबढ़ होकर के उसने डीएम और एसपी का सिग्नेचर फर्जी तरीके से करके 2 नाली बंदूक ले ली थी। और इस मामले में आपको बताऊं कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त थे, उनकी भी गवाही ली गई थी। इतना महत्वपूर्ण केस था और आज जाकर के मुख्तार को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है इस फर्जी आर्म्स लाइसेंस के मामले में। यहाँ फर्जी आर्म्स एक्ट के मामले में साथ ही आपराधिक साजिश का भी मामला चलाया गया और इस मामले में 36 साल के बाद सजा हुई है। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जनता से किया हुआ वादा पूरा करूंगा, कहा है पवन सिंह ने। अपनी मां से मैंने वादा किया था चुनाव लड़ूंगा, तो अपनी मां से किया हुआ वादा भी पूरा करूंगा। पवन सिंह आज मीडिया के सामने आए और कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे पवन सिंह। आप सभी का आशीर्वाद भी चाहिए, कहा पवन सिंह ने। आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बीजेपी की सूची में उनका नाम सामने आ गया था। आसनसोल से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। अब एक बार फिर देखिए ये 2 तस्वीरें 3 मार्च 2024 की, तब जबकि उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया। लेकिन अब आज की तस्वीर जिसमें वो 13 मार्च में यानी 10 दिन के बाद ही सामने आए हैं और कहा है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उनके नाम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया, क्योंकि इस तरह के तमाम पोस्टर्स और फिल्मों का जिक्र किया जा रहा था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। तो चुनावी मैदान में आ गए हैं पवन सिंह। पहले आसनसोल से मिला था बीजेपी का टिकट,
टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया था पवन सिंह ने। अब आरजेडी और आप के संपर्क में हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी चर्चाएं सामने हैं। इसके अलावा बिहार से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी बिहार से भी उम्मीद ऐसी की जा रही है कि वो बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। आरा या वैशाली से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है पवन सिंह ने, खुद आरा से ही आते हैं और इस वजह से आरा या वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते हैं पवन सिंह, ऐसी जानकारी मिल रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का अब ऐलान कर दिया है, तो वहीं टीएमसी से अर्जुन सिंह ने बीजेपी में आने का ऐलान कर दिया है। वहीं कानपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए कौन कौन से उलटफेर हुए हैं, कौन किधर जा रहा है, चुनाव से पहले क्या सरगर्मियां हैं। तो जो मौसम है वो पाला बदलने का है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी बीजेपी में आने वाली है, ये जानकारी मिल रही है। उन्हें कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अब जानकारी मिल रही है कि वो बीजेपी में आ सकती हैं और बीजेपी से उम्मीदवार बन सकती हैं। टीएमसी से बीजेपी में अर्जुन सिंह भी जा रहे हैं, तो अजय कपूर भी बीजेपी के पास पहुंच चुके हैं। अर्जुन सिंह बीजेपी में एक बार फिर शामिल हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। अर्जुन सिंह ने कहा है कि सुकांता मजूमदार के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ूंगा। टीएमसी से टिकट नहीं मिलने से अर्जुन सिंह नाराज चल रहे थे और ये जानकारी अब मिल रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। बैरकपुर के लिए सब कुछ कुर्बान है, यानी बैरकपुर से ही फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं अर्जुन सिंह। बैरकपुर की माटी से मुझे आज से नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से साथ में हूँ और बैरकपुर के लिए सब कुछ कुर्बान है। बैरकपुर की जनता के लिए सब कुछ कुर्बान है, बैरकपुर की मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान है और हमेशा से बैरकपुर विप्लवी जगह रहा है और मंगल पांडे से लेकर आज तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ की जनता जो है उसका आशीर्वाद बैरकपुर के पक्ष में ही रहेगा। और अगले 1 से 2 दिन में बीजेपी में शामिल होंगी परनीत कौर भी। पटियाला से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है बीजेपी का। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कर चुके हैं बीजेपी ज्वाइन और अब परनीत कौर भी बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पटियाला से चुनाव लड़ सकती हैं, उन्हें वहां से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और एक और बड़ा हमला बीजेपी पर ममता बनर्जी ने बोला है। बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बीजेपी का काम जुमलेबाजी है, कहा है ममता बनर्जी ने। झूठ पर आधारित 400 सीट के दावे किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना, जनता जिसे वोट देगी वो हमें स्वीकार है। बीजेपी के इशारे पर लोगों को धमकाती हैं केंद्रीय एजेंसियां। हम तो जनता को कहेंगे जो सच बात है, लेकिन बीजेपी का काम यह है झूठा बनना और जुमला। ये तो एक जुमला है और भी एक। अगर आपको विश्वास है कि आप एक बार क्या बोला, यादों पे 400 सीट मिलेगा, अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए। बंगाल का हम ऐसा नहीं कहता है, हम जनता को ऊपर छोड़ता है। जनता ने जिसको वोट देंगे हम मान लेंगे, जनता जो राय देंगे हम मान लेंगे, लेकिन बीजेपी फोर्सफुल इलेक्शन करेगा तो हम इसको रुकेंगे। ममता बनर्जी ने एक और बड़ा बयान दिया है, अपनी स्थिति साफ की है। भाई बबून के बयान पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे वंशवाद की राजनीति पसंद नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि मैं लोगों की राजनीति करती हूँ, यानी आम लोगों की राजनीति करती हूँ, वंशवाद मुझे पसंद नहीं है। आज से मेरा उनसे यानी बबून से कोई संबंध नहीं है, कहा ममता बनर्जी ने। हावड़ा से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं ममता बनर्जी के भाई बाबून और उनके बयान के बाद अब ममता बनर्जी ने कहा है कि आज से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। এবং আমি একবার নয় হাজারবার লক্ষবার বলেছি যে আমার পরিবার বলে কিছু পরিবার নেই, আমার পরিবার হচ্ছে মানুষের পরিবার, নো রিলেশন। সুতরাং আমাদের দল যাকে প্রার্থী করেছে তিনি আমাদের প্রার্থী। প্রসূন ব্যানার্জি একজন অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি, মনে রাখতে হবে। और कैबिनेट के लिए गए बड़े और अहम फैसलों पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। कॉरिडोर बनकर तैयार होगी। अगर आज के समय देखा जाए तो 65 से 70 लाख लोग केवल दिल्ली में मेट्रो से सफर करते हैं इस एनसीआर रीजन में, और एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में दिल्ली मेट्रो बनकर खड़ी हुई इस एनसीआर रीजन के लिए। धन्यवाद। देखें कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों पर बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 20.7 किलोमीटर जोड़ लेंगे तो लगभग 450 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। तरुण
लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 8.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछेगी। ये सारी की सारी एलिवेटेड होगी। 8 स्टेशन होंगे, 8 के 8 एलिवेटेड उस पे ही होंगे। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12.4 किलोमीटर, जिसमें से 11.4 अंडरग्राउंड होंगे और एलिवेटेड 1 किलोमीटर का होगा। इसमें से 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। और इसके अलावा स्टेशन कहाँ कहाँ होंगे? 8400 करोड़ रुपया खर्च आएगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच में जो स्टेशन बनेंगे, लाजपत नगर, एंड्रयूजगंज, ग्रेटर कैलाश 1, चिराग दिल्ली, पुष्प भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर और पुष्प विहार एंड साकेत जी ब्लॉक, ये 8 इसके स्टेशन होंगे। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक इंद्रलोक, दया बस्ती, सराय रोहिला, अजमल खान पार्क, नाबी करीम, न्यू दिल्ली, LNJP हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय और इंद्रप्रस्थ, ये 10 इसके स्टेशन होंगे। 8,400 करोड़ रुपया कुल खर्च होगा। उसमें से 1,547 करोड़ रुपया भारत सरकार व्यय करेगी। 4,309 करोड़ रुपया जायका से ऋण लिया जाएगा और यूटी सरकार के माध्यम से 1,987 करोड़ रुपया खर्च होगा। 333 करोड़ रुपया DMRC अपने इंटरनल एक्रूअल से खर्च करेगी और PPP मोड पर 195 करोड़ रुपया रेज किया जाएगा। Yeah, any more questions? Otherwise, we can conclude the cabinet briefing. Yes. माइक्रोफोन पास करिए यहाँ पे। माइक दे दीजिए भाई। अनुराग जी, अब ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या माना जा सकता है कि चुनाव की घोषणा से पहले ये आखिरी कैबिनेट है, या इस बीच में देश हित में और भी फैसले लेने के लिए कैबिनेट की बैठकें होती रहेगी? आप सब लोग बहुत अनुभवी पत्रकार भी हैं और मीडिया के चैनल से मैं कहना चाहता हूं, कैबिनेट मीटिंग पर आचार संहिता की क्या रोक है? सरकार तो कॉन्टिन्यूटी में होती है और ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है कि भाई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। देश हित में कोई निर्णय करने होते हैं तो होते हैं। सरकार की टर्म जो है या लोकसभा की भी वो 31 मई तक है। तो जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार जब पिछली सरकार का गठन कार्यकाल जब पिछली लोकसभा का हुआ था, तब तक तो ये है ही है, जब तक अगली सरकार का गठन नहीं होता। लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा रविंदर जी, बाकियों के लिए भी जानकारी। Sir, one last question. Yeah. Hi, yes, so just adding to that, what my colleague has asked. But will there be briefings also, or whatever internal deliberations the government has? मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे भविष्य में भी सुनते रहें। आपकी इच्छा होगी कि अभी Yeah, I think coming on that note, we'll conclude the cabinet briefing for the day. Thank you, Minister. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मौलाना तौकी रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बरेली कोर्ट ने एक बार फिर जारी किया है गैर जमानती वारंट। 19 मार्च को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड है मौलाना तौकी रजा और उसके इसी मामले में तौकी रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कहा गया कि 19 मार्च को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। इस बीच मौलाना तौकी रजा पर यह जानकारी मिल रही है कि खाड़ी देश भागने की कोशिश की जा सकती है। आशंका जाहिर की जा रही है कि तौकी रजा खाड़ी के देश तक जा सकते हैं। लुकआउट नोटिस जारी करने की भी तैयारी की जा रही है। तौकी रजा का पासपोर्ट जब्त करने की भी तैयारी है। गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट से फरार घोषित किया जाएगा, लेकिन अब फिलहाल 19 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाना है। इसके अलावा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि तौकी रजा देश से बाहर ना चला जाए। तौकी रजा दिल्ली में अपना गनर छोड़कर फरार है, जानकारी मिल रही है। मौलाना तौकी रजा का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। दिल्ली में ओखला के पास मिली थी तौकी रजा की लोकेशन, जो आखिरी लोकेशन मिली थी। पुलिस के ओखला पहुंचने से पहले ही लोकेशन बदल गई। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारत वर्ष संवाददाता सुमंत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमंत, क्या और जानकारी मिल रही है? आखिरी लोकेशन के बाद क्या कोई और जानकारी तौकी रजा से संबंधित मिल पाई है कि इस समय कहां है?
देखिए इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि लगातार जो बरेली सीओ फर्स्ट की एक टीम है वो दिल्ली में है और जो उनके संभावित ठिकाने हैं जहां मौलाना तौकीर रजा बरेली से जब भी दिल्ली आते थे पश्चिमी निजामुद्दीन के जिन जगहों पे वो ठहरते थे उन तमाम जगहों पे पुलिस नज़र बनाई हुई है, लगातार कोशिश कर रही है कि उनका कुछ पता चल सके। लेकिन मैं बता दूं कि आज जिस तरह से अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है और बरेली के एसएसपी और डीएम को साफ तौर से कहा है कि क्या इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है कि तौकीर रजा प्रभावशाली व्यक्ति हैं, किसी भी तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो अब ऐसा लग रहा है कि तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस ने भी शिकंजा कस दिया और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो निश्चित रूप से पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। यानी बरेली दंगे में तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और यूपी पुलिस की टीम दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए है। जानकारी यही मिल रही है कि लगातार तौकीर रजा लोकेशन बदल रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से उनको अब गिरफ्तार किया जाए और अगर वो लुका छिपी का खेल खेलते हैं तो लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है और यहां तक जानकारी मिल रही है कि उनके पासपोर्ट भी जब्त किए जा सकते हैं। तो अब साफ है कि चाहे वो कितने भी पैतरे आजमा ले तौकीर रजा का बचना बेहद मुश्किल है और अब पुलिस उन्हें किसी भी सूरत में इतनी आसानी से अब नहीं, एक तरीके से कहें कि लंबे समय से वो लगातार उनके खिलाफ समन और नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो रहा था, लेकिन आज जिस तरह से अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है 19 मार्च तक की एक तारीख दी है, उससे पहले बरेली पुलिस गिरफ्तार करे और अदालत में पेश करे। अब ये देखना है कि अगले जो समय है क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाती है नहीं। गनर से भी संपर्क नहीं है। सख्त रुख अख्तियार किया है कोर्ट ने और अब यूपी पुलिस भी हर कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द लोकेशन भी ट्रेस की जाए और तौकीर रजा को कोर्ट के सामने पेश किया जाए।